हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को बहुत ही आसानी के साथ किस प्रकार से हिंदी में अनुवाद करते हैं। साथ ही सेंटेंस में उपयोग होने वाले टेंस, पार्ट ऑफ स्पीचेस जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, सभी के बारे में बहुत ही बेसिक से बताया जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए जल्दी से ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल क्या है? टोडोज फ्लूट, है ना। मतलब टोडो की फ्लूट। टोडो नाम का ये लड़का है, ठीक है, और ये बांसुरी बजाता है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? टोडो की फ्लूट यानी टोडो की बांसुरी, ठीक है। वंस यानी एक बार, देयर लिव्ड, ठीक है। पहले भी बताया है कि देयर को हम पढ़ते नहीं हैं, केवल इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ है ना। यहाँ टोडो नाम के लड़के की बात हो रही है तो देयर हमने यूज़ कर लिया है। इसको ना यूज़ करते हुए डायरेक्ट भी बोल सकते थे। क्या बोल सकते थे? अ बॉय लिव्ड। अ बॉय लिव्ड यानी एक लड़का रहता था, ठीक है। लेकिन हम देयर से कभी कभी सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो देयर क्या है? सब्जेक्ट है ना। कौन सा सब्जेक्ट है? डमी सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया। लिव्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। और ये अ बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो फॉर्मेशन सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इसी तरीके से भी बनता है, ठीक है। तो देयर लिव्ड अ बॉय, है ना। तो देयर को हम पढ़ेंगे नहीं, लिव्ड यानी रहता था, अ बॉय एक लड़का, नेम्ड टोडो जिसका नाम था टोडो। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताने वाला हूँ। अब जैसे ये नेम्ड लिखा है तो ये क्या है? नेम्ड क्यों लिखा है यहाँ पे? ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? तो चलिए ये देख के बता देता हूँ मैं कि ये नेम्ड जो है ये क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्यों यूज़ किया? थर्ड फॉर्म इसलिए यूज़ किया कि ये दरअसल कैसा था? बॉय के बाद क्या लिखा था? बॉय के बाद लिखा था हु वॉज नेम्ड टोडो, ठीक है। ये क्या है? ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस। हु वॉज नेम्ड टोडो जिसका नाम रखा गया था टोडो, है ना। ये क्या है? बी वर्ब हो गई। वॉज क्या हो गया अपना? बी वर्ब हो गई। बी वर्ब के बारे में कॉन्सेप्ट में बताया है। बी वर्ब क्या होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, है ना। बीइंग, बीन, ये सभी क्या है? बी वर्ब है। इन सब का मतलब क्या होना होता है ना। तो बी वर्ब के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो क्या है? पैसिव वॉइस है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि अ बॉय के बाद में इतना सारा बड़ा न लिख करके ये हु वॉज क्या है? हटा दिया जाता है। क्या करते हैं? इसको हटा दिया जाता है और डायरेक्ट क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और फिर उसका जैसे नेम्ड है तो क्या है? टोडो, ठीक है। इस नेम्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो कभी भी किसी नाउन के बारे में, ये क्या है अपना? अ बॉय क्या है? नाउन। नाउन के बारे में कुछ बताना हो तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं? उसका थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, ठीक है, और उसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। जैसे नेम्ड टोडो जिसका नाम था टोडो। नेम्ड नहीं लगाना है तो क्या लगा सकते थे? ऐसा भी लिख सकते थे, नॉन एज टोडो, ठीक है। ऐसा भी लिखते हैं, नॉन एज टोडो। या फिर मुझे भाई नॉन के बारे या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया उसके बाद में नाम नहीं लिखना, मेरे को और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है ना। नाउन की इन्फॉर्मेशन देना है इससे अपने को। यहाँ तो नाम दे रहे हैं, है ना, उसका नाम क्या है ये बता रहे हैं नाउन का, ठीक है। लेकिन अपने को नाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है तो भी लगा सकते हैं। क्या है? अ बॉय, और ये ब्रैकेट में यहाँ चालू करूँगा, फिर मैं लिखूँगा नॉन फॉर हिज ऑनेस्टी, ठीक है। नॉन यानी जो जाना जाता था, फॉर हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। ऐसा अपन बॉय के जस्ट बाद में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही नियम होता है कि कोई नाउन आए और उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म से उसके बारे में कुछ बताया जाए तो ये जो चीज़, ये कंप्लीट चीज़ जो होती है इसको अपन बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे? अ बॉय एक लड़का जिसका नाम था टोडो, इन अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट एक खूबसूरत जंगल में, ठीक है। एक बार एक लड़का रहता था जिसका नाम था टोडो, एक ब्यूटीफुल जंगल में रहता था, ठीक है। टोडो हैड यानी टोडो के पास था अ म्यूजिकल फ्लूट, एक मैजिकल फ्लूट उसके पास थी, एक जादुई
उसके पास क्या थी, जादुई बांसुरी उसके पास थी। ठीक है। टोडो टोडो सेट, टोडो बैठता था ऑन अ मैंगो ट्री, एक आम के पेड़ पर, एवरी मॉर्निंग यानी हर सुबह वो क्या करता था, आम के पेड़ पर बैठता था, एंड प्लेड और खेलता था या और बजाता था, द फ्लूट यानी बांसुरी बजाता था। प्ले, जब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो तो उसके पहले जो प्ले लगता है उसका मतलब होता है बजाना। तो प्लेड द फ्लूट यानी वो क्या करता था, फ्लूट बजाता था। ठीक है। ऑल द बर्ड्स मतलब सारे जो पक्षी हैं, एंड और द एनिमल्स और सारे जो जानवर हैं, ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल के, केम यानी आते थे, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, टू लिसन यानी सुनने के लिए। अब देखो यहाँ टू लिसन लिखना हो है ना, ये इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू लिसन। लेकिन इसको अपन फॉर करके भी बोल सकते हैं कि फॉर लिसनिंग, उसके में फिर लिसनिंग बोलना पड़ेगा। फॉर लिसनिंग या टू लिसन दोनों एक ही बात है ना। अंडर द ट्री टू लिसन टू हिज मेलोडियस म्यूजिक, टू हिज यानी उसकी, मेलोडियस म्यूजिक यानी मधुर संगीत सुनने के लिए सारे पक्षी और जानवर क्या करते थे, पेड़ के नीचे आते थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। वन डे यानी एक दिन एन एविल हंटर एक दुष्ट शिकारी, वॉज पासिंग बाय जो गुजर रहा था, है ना, वहाँ से गुजर रहा था। ही सा उसने देखा, टोडो उसने देखा किसको, टोडो को। अब देखो ये जो लिखा है ना प्लेइंग लिखा है, इसके पहले ना तो इजारे में वाज वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट प्लेइंग आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, ये प्लेइंग क्या कर रहा है, इस टोडो के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसको जब आईएनजी फॉर्म में आए इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ये भी टोडो के बारे में बता रहा है, देखो यहाँ तक है ना। टोडो और टोडो प्लेइंग द फ्लूट, मतलब टोडो को उसने देखा तो सही, लेकिन क्या करते हुए, प्लेइंग द फ्लूट मतलब बांसुरी बजाते हुए देखा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखेंगे, ही सा टोडो, उसने देखा टोडो को और इसके बारे में बता रहा है। देखो जबकि होना क्या चाहिए थे, हु वॉज प्लेइंग द फ्लूट, लेकिन हु वॉज नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड और, अब देखो एंड लगा, एंड के बाद में जो चीज़ें आने लगी वो भी उसके लिए भी सब्जेक्ट और जो वर्ब है वो यही रहेगी, है ना। ही सा क्या एंड के बाद में पढ़ेंगे। वन डे यानी एक दिन, एन एविल हंटर एक दुष्ट शिकारी, वॉज पासिंग बाय है ना, गुजर रहा था। ठीक है, वहाँ से एक दुष्ट शिकारी जो है गुजर रहा था। ही सा यानी उसने देखा, टोडो उसने किसको देखा, टोडो को देखा। अब देखो इसके बाद क्या आया, प्लेइंग, लेकिन एज आर एम वाज वेयर बीच में कुछ भी नहीं है ना। तो इसके मतलब टोडो के बारे में बता रहा है कि प्लेइंग द फ्लूट, मतलब ये टोडो ही क्या कर रहा था, प्लेइंग द फ्लूट मतलब बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये भी सेम इसी की तरह है, किसकी तरह, जिस तरीके से यहाँ पे लिखा था ना अपन ने, ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, और ये भी इसीलिए देखो यहाँ पे इसी तरीके से यूज हुआ है। टोडो के बारे में क्या बोला, प्लेइंग द फ्लूट, है ना। टोडो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, ही सा टोडो, उसने टोडो को देखा बांसुरी बजाते हुए। एक्चुअल में यहाँ पे क्या आना चाहिए था वैसे, हु वॉज प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है, हु वॉज प्लेइंग द फ्लूट, लेकिन हु वॉज काट देते हैं अपन, डायरेक्ट क्या लिख दिया, प्लेइंग द फ्लूट। एंड और, अब देखो और के बाद ये सेंटेंस जो जुड़ा है ये भी क्या है, इसके लिए भी ही और सा, ये जो है सब्जेक्ट और वर्ब रहेंगे। तो ही सा टोडो और ही सा ऑल दी एनिमल्स, उसने सारे जानवरों को भी देखा। ठीक है, सराउंडिंग हिम यानी देखो यहाँ भी इजारे में कुछ नहीं है, मतलब ऑल द एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि सराउंडिंग हिम मतलब वे सभी क्या कर रहे थे, है ना, घेर रहे थे उसको, किसको, सभी एनिमल्स को उसने देखा। और एनिमल्स के बारे में बताया गया है कि एनिमल्स क्या कर रहे थे, सराउंडिंग हिम, उसको घेर रहे थे, किसको, उस लड़के को। ठीक है, ये आ गया समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है
ये जनरली एरर करेक्शन वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरर करेक्शन के जो डाउट आते हैं यहीं से आते हैं। लेकिन नॉर्मल इंग्लिश में यदि समझना है तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरीके से समझ सकते हैं। ही सा टोडो, उसने टोडो को देखा, प्लेइंग द फ्लूट यानी बांसुरी बजाते हुए, एंड ऑल द एनिमल्स, और सभी जानवरों को भी देखा, सराउंडिंग है मैंने उसको घेरते हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हंटर यानी शिकारी, थॉट शिकारी ने सोचा, टुमारो यानी कल, आई विल कम मैं आऊँगा, विथ अ नेट एक जाली के साथ। ठीक है, उसने क्या सोचा कि कल मैं एक जाली के साथ आऊँगा, है ना, जाली लेकर के आऊँगा। व्हेन जब द एनिमल्स वुड सराउंड टोडो, द एनिमल्स जब जो जानवर हैं वो, देखो विल का वुड हो गया क्योंकि पास्ट में बात चल रही है ना, मतलब वही निकल रहा है कि द एनिमल्स वुड सराउंड, जब एनिमल क्या करेंगे, घेरेंगे किसको, टोडो को, तब क्या होगा, आई विल कैप्चर, मैं पकड़ लूँगा, अ डियर, एक डियर को मैं उसमें से पकड़ लूँगा। ठीक है, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन द हंटर डिड यानी हंटर ने किया, एज प्लान्ड जैसा कि योजना बनाई गई थी। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, एज प्लान्ड, ये भी क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल। क्यों यूज़ हुआ, देखो डिड के बारे में बताया है कि हंटर ने कोई काम किया, लेकिन कैसे किया, देखो एज प्लान्ड, जैसा कि बताया, जैसा कि प्लान किया गया था, ये योजना बनाई गई थी। वास्तव में क्या था ये देखो, द हंटर डिड के बाद क्या था एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, द हंटर डिड एज, ये था पूरा, इट वॉज प्लान्ड। ठीक है, क्या था, द हंटर डिड यानी हंटर ने किया, एज जैसा कि, इट वॉज प्लान्ड जैसा कि प्लान बनाया गया था। ठीक है, ये डबल एन आएगा यहाँ पे, प्लान्ड है ना, इट वॉज प्लान्ड जैसा कि प्लान बनाया गया था। लेकिन अगेन क्या करेंगे, इट वॉज, इस लेंदी पार्ट को अपन काट देते हैं, सीधे क्या करते हैं, एस के बाद सीधे क्या लिख देंगे, प्लान्ड। ये देखो एस के बाद प्लान्ड। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, ये हो गई पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, और जिसके बाद यूज़ किया गया उसके बारे में बताया गया, तो डिड के बारे में बताया गया था कि उसने जो किया है ना, जैसा कि प्लान बनाया गया था। यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप कभी भी जब इस तरीके से लिखा हुआ आए तो आप ये है ना, कंफ्यूज मत होना कि ये कौन सा टेंस लगा, क्या हुआ, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, कैसे, ये कभी टेंस में तो हमने देखा नहीं है ना। तो ये इस तरीके से रहता है, जिसको लेंदी पार्ट न यूज़ करते हुए हम शॉर्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, टोडो था वेरी फ्यूरियस, यानी वो बहुत ही क्रोधित हो गया था। एट द हंटर मतलब किस पर, हंटर पर या शिकारी पर वो बहुत क्रोधित हो गया था। ठीक है, व्हेन द हंटर, जब हंटर वॉज क्रॉसिंग या पार कर रहा था, है ना, पार कर रहा था, जब शिकारी पार कर रहा था द रिवर नदी को, तो टोडो प्लेड यानी टोडो ने बजाई अ न्यू मेलोडी, एक नई धुन उसने बजाई। ठीक है, हंटर क्या कर रहा था, नदी पार कर रहा था, और इतने में ही इसने क्या किया, जो टोडो था, टोडो ने एक धुन बजाना शुरू किया। द रिवर रॉर्ड अंडर द मेलोडी, मतलब रिवर क्या करना चालू कर दी, शोर करना चालू कर दिया उसने, मतलब रॉर्ड यानी वैसे दहाड़ना होता है ना, लेकिन यहाँ पे गरजना, मतलब एक तरह से बहुत ही तेज जब आवाज़ करती ना गुस्से में, तो वैसे ये गुस्से में आवाज़ करने लगी, है ना, नदी क्या होने लगी, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करने लगी। अंडर द मेलोडी, अंडर यानी नीचे होता है ना, मेलोडी के नीचे, ऐसा तो होता नहीं है। अंडर क्यों यूज़ किया है ना, अंडर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि मेलोडी मतलब जो धुन थी, तो धुन भी सुनाई दे रही थी, और उसके साथ ही साथ उसके नीचे मतलब उसी आवाज़ में ही जो नदी की आवाज़ है वो भी सुनाई दे रही थी। तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से पोएट्रिक फॉर्म में यूज़ हुआ है कि द रिवर रॉर्ड अंडर द मेलोडी, है ना, दोनों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एंड ऑलमोस्ट यानी लगभग, है ना, ये क्या लिखा, ड्राउंड, क्या है ये,
ये ड्राउंड नहीं है, ये क्या है, ड्राउंड है ना। इसके क्या फॉर्म्स होते हैं तीनों, यहाँ लिख देता हूँ, ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड, ड्राउनिंग। ठीक है, ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड और ड्राउनिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट ड्राउन मतलब लगभग डुबा दिया था, द हंटर यानी शिकारी को लगभग डुबा दिया था उसने, इस तरीके से, है ना। मेलोडी बजा के नई धुन बजाई और इस तरीके से एक्टिविटी हुई और वो लगभग शिकारी क्या हो गया था, डूब गया था। ठीक है, अब देखो ये लाइन लिखी हुई है कुछ अपेस्ट्रोफ मतलब, है ना, इन्वर्टेड कॉमास में, और उसके बाद क्या लिखा, सेड द हंटर, मतलब ये जो लाइन बोलेगा ये कौन बोलेगा, हंटर बोलेगा। ठीक है, मतलब हंटर लगभग डूब गया था लेकिन वो अभी सेफ था, अभी वो क्या बोल रहा है, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आई एम यानी मैं हूँ, वेरी सॉरी बहुत ही मुझे क्या है, अफसोस है, मतलब है ना, मुझे बहुत अफसोस है या मुझे माफ़ कर दो, है ना, बहुत तरीके से यूज़ होता है ना, मुझे बहुत खेद है। फॉर कैप्चरिंग यानी पकड़ने के लिए, है ना, फॉर कैप्चरिंग, सॉरी फॉर कैप्चरिंग, यहाँ तो फॉर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर कैप्चरिंग यानी कैप्चर करने के लिए, पकड़ने के लिए मुझे खेद है ना। द डियर, है ना, फॉर कैप्चरिंग द डियर मतलब डियर को या हिरण को पकड़ने के लिए मुझे क्या है, मैं माफ़ी चाहता हूँ या मुझे खेद है। आई विल नेवर, मैं कभी भी नहीं, है ना, आई विल नेवर मैं कभी भी नहीं करूँगा, हार्म यानी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, एनी एनिमल किसी भी जानवर को, अगेन यानी दोबारा, मैं कभी भी किसी भी एनिमल को दोबारा नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, सेड द हंटर, हंटर ने कहा। ठीक है, द डियर, है ना, ये भी डियर ही होता है, इसको भी बोलते हैं डियर ही है, जो डियर यानी प्रिय होता है ना, DEAR, डियर यानी प्रिय, तो बोलते हैं इसको भी डियर ही है। ठीक है, द डियर रैन यानी दौड़ा, टू टोडो यानी वो दौड़ के कहाँ चला गया, देखो ये हिरण जो है, हिरण को जब बचा लिया गया तो वो किसके पास, टोडो के पास ऐसे चला गया, है ना। द डियर रैन टू टोडो, ठीक है, वो दौड़ करके कहाँ चला गया, टोडो के पास। एंड थैंक्ड और धन्यवाद दिया, हिम यानी उसको। ठीक है, नो हंटर कोई भी शिकारी, एवर कभी भी, डेयर्ड मतलब डेयर के साथ देखो नो लिखा ना, तो कोई भी शिकारी, एवर यानी कभी भी, डेयर्ड है ना, डेयर किसके साथ बोलेंगे, नो डेयर, तो दुस्साहस नहीं करेगा, कैसे बोलेंगे, दुस्साहस नहीं करेगा, नो है ना इसलिए, तो कोई भी शिकारी कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा, टू, है ना, कम टू मतलब आने का, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल, अगेन यानी दोबारा। ठीक है, अब देखो यहाँ डेयर के बाद यहाँ पे टू लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, ये यहाँ पे एज अ मॉडल वर्ब यूज़ किया है डेयर को, इसलिए यहाँ पे टू नहीं लिखा था, लेकिन आप एज अ मेन वर्ब इसको समझे तो टू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दोनों बिल्कुल ग्रामेटिकली सही रहेंगे, है ना। नो हंटर एवर डेयर्ड टू कम टू द फॉरेस्ट अगेन, है ना, बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें इस स्टोरी में बताई है आपको, वो आपको याद रही होगी और कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट उससे मिलेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, मतलब स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगा, और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बारीकी से मैंने बताया है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।